क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि हमारे आसपास जो लोग बहुत ज्यादा शरीफ होते हैं या जिन्हें दूसरों को ना कहने में बहुत ज्यादा हिचक होती है। अक्सर उन्हीं का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है ना। बिल्कुल। मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है जो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता और अचानक अचानक उसकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है। मनोविज्ञान में तो हम इसे बाउंड्रीज यानी अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के पूरी तरह से टूट जाने के रूप में देखते हैं। हाँ। समाज में हमें हमेशा सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, मददगार बनो। हाँ। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि अगर उस अच्छाई की कोई स्पष्ट सीमा ना हो तो वो कैसे हमारे ही लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। सही कहा। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का मुख्य विषय यही मुसीबत है। आज हम हमारे पास मौजूद स्रोतों के आधार पर हिंदी साहित्य के दिग्गज भगवती चरण वर्मा की एक बहुत ही मशहूर कहानी 6 आने का टिकट की परतों को खोलेंगे। बहुत ही शानदार कहानी है ये। है ना। मतलब ये सिर्फ एक अनचाहे या ढीठ मेहमान के बारे में नहीं है। ये असल में इस बात का एक बहुत ही सटीक अध्ययन है कि जब एक इंसान दूसरों की परवाह करना बिल्कुल छोड़ देता है और दूसरा इंसान अपनी बाउंड्री तय करने में पूरी तरह नाकाम रहता है तो उसका नतीजा क्या होता है। बिल्कुल। इस कहानी में मुख्य रूप से दो किरदार हैं जो एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। एक तरफ है राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, जो मतलब चालाकी, बेशर्मी और हास्य का एक चलता फिरता पैकेज है। हाँ, वो अच्छे से जानता है कि लोगों की शराफत का फायदा कैसे उठाना है। एकदम। और दूसरी तरफ है कहानी का नैरेटर, यानी जो कहानी सुना रहा है, जो अपने ही संकोच और उस तथाकथित मध्यवर्गीय शराफत के बोझ तले इतना दबा हुआ है कि वो अपने ही घर और दफ्तर में एक बाहरी इंसान की तरह महसूस करने लगता है। तो चलिए इस कहानी के सबसे पहले दृश्य से शुरू करते हैं। ये दृश्य अपने आप में ही पावर डायनामिक्स को, शक्ति के संतुलन को बहुत अच्छी तरह समझा देता है। होता यह है कि नैरेटर सुबह सुबह अपने दफ्तर पहुंचता है और क्या देखता है, उसकी कुर्सी पर एक बिल्कुल अनजान आदमी बैठा है। और वो सिर्फ बैठा नहीं है, उसने मजे से अपने पैर मेज पर पसार रखे हैं। हाँ। खादी का कुर्ता पहने हुए है, पंखे की हवा में चुटिया उड़ रही है, और सबसे बड़ी बात, वो नैरेटर के महंगे लेटर पैड पर अपनी पेंसिल से बेमतलब की आड़ी तिरछी लकीरें खींच रहा है। अरे बाप रे। अगर आप इसे शारीरिक भाषा, मेरा मतलब है बॉडी लैंग्वेज के नजरिए से देखें तो ये किसी के भी व्यक्तिगत दायरे का सबसे आक्रामक उल्लंघन है। वो अजनबी बिना कुछ बोले ही ये जता रहा है कि अब इस जगह पर उसका कब्जा है। पर मुझे जो बात सबसे ज्यादा अजीब लगी वो ये है कि नरेटर का ध्यान उस आदमी की ढिठाई से ज्यादा उस लेटर पैड पर अटका हुआ है। हाँ, वो कागज का हिसाब लगा रहा है। बिल्कुल। वो मन ही मन सोच रहा है कि ये 3 रंगों में छपा हुआ पैड है और इसके हर पन्ने की कीमत 2.5 पैसे है। मतलब कोई आपकी कुर्सी पर कब्जा करके बैठा है और आप 2.5 पैसे के पन्ने का हिसाब लगा रहे हैं। यही तो वो बारीक मनोवैज्ञानिक विवरण है जो नरेटर की मानसिकता को खोलता है। वो एक बहुत ही व्यवस्थित, एक एक पैसे का हिसाब रखने वाला और अपनी छोटी सी दुनिया में सुरक्षित महसूस करने वाला व्यक्ति है। अच्छा। तो जब राम खिलावन जैसा कोई बेपरवाह इंसान उसकी उस दुनिया में घुसपैठ करता है तो नरेटर का दिमाग सीधे तौर पर उस खतरे का सामना करने की बजाय उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगता है जिन पर उसका अभी भी नियंत्रण है। जैसे कि 2.5 पैसे का वो कागज। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे किसी के घर में कोई अजनबी घुस आए और वो उसे बाहर निकालने के बजाय ये सोच रहा हो कि उसने जो जूते पहने हैं उससे मेरे कालीन पर कीचड़ लग रहा है और उस कालीन को साफ कराने में कितने पैसे लगेंगे। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। हाँ। और इसी डर और घबराहट में नरेटर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। जब राम खिलावन उससे पूछता है कि संपादक किशोर जी कब आएंगे, तो नरेटर, जो कि खुद किशोर जी है, वो अपनी पहचान छिपा लेता है। अरे हाँ, वो एक सफेद झूठ बोल देता है कि संपादक जी तो 10 मील दूर रहते हैं और 1 हफ्ते तक दफ्तर नहीं आएंगे। लेकिन एक मिनट, अगर मुझे किसी को अपने दफ्तर से भगाना हो तो मैं तो यही कहूंगी ना कि मैं ही बॉस हूं और तुम यहां से बाहर निकलो। नरेटर झूठ क्यों बोल रहा है? क्या वो इतना ज्यादा डरपोक है? इसे सिर्फ डरपोक होना नहीं कहेंगे, ये सीधे टकराव से यानी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचने की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत है। कैसे? नरेटर को लगता है कि अगर वो अपनी असली पहचान बता देगा तो उसे इस मेहमान के साथ बहस करनी पड़ेगी या फिर समाज के नियमों के हिसाब से उसका आदर सत्कार करना पड़ेगा। तो झूठ बोलना उसे सबसे आसान रास्ता लगता है। अच्छा, वो बचना चाह रहा है। हाँ, लेकिन राम खिलावन यहाँ एक कदम आगे है।
वो तो है। वो जीव विज्ञान के उस हेर्मिट क्रैब या सन्यासी केकड़े की तरह है जो किसी दूसरे जीव के खाली खोल में घुसकर पूरी तरह कब्जा जमा लेता है। बिल्कुल। राम खिलावन जवाब देता है कि कोई बात नहीं, दफ्तर तो है, मैं यहीं एक हफ्ता इंतजार कर लूंगा। यहाँ तो दाव एकदम उल्टा पड़ गया। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जब नैरेटर का एक सहकर्मी कमरे में आता है और आते ही कहता है, नमस्कार किशोर जी। बस नैरेटर की पोल वहीं खुल जाती है। और तब हमें राम खिलावन का जो पुराना इतिहास पता चलता है वो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, राम खिलावन कोई आज का आया हुआ इंसान तो है नहीं। उसने पहले नैरेटर को अपनी 6 कविताएं छापने के लिए भेजी थी। नैरेटर ने उनसे बचने के लिए कह दिया कि कविताएं खो गईं। फिर उसने 12 कविताएं भेजी तो जवाब मिला कि आंधी में उड़ गईं। और फिर 18 भेजी। हाँ, और तब तो नरेटर ने हद ही कर दी। ये कह दिया कि कविताएं इतनी प्रभावशाली थीं कि उन्हें छापने वाला कंपोजिटर रातों रात साधु बन गया और कविताएं लेकर हिमालय चला गया। ये तो मुझे यहीं पे सबसे बड़ा शक होता है। मतलब जो आदमी ये सुनकर कि कंपोजिटर हिमालय चला गया 24 नई कविताएं लेकर खुद हाजिर हो जाए, वो क्या सच में इतना बेवकूफ है? क्या उसे ये अजीबोगरीब बहाने समझ नहीं आ रहे थे? नहीं, आपका शक बिल्कुल सही है। राम खिलावन बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। मनोविज्ञान में ना एक टर्म है जिसे हम वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। अच्छा। हाँ, यानी जानबूझकर नासमझ बनने की कला। राम खिलावन ठीक यही कर रहा है। वो अच्छी तरह जानता है कि नरेटर ने जो बहाने बनाए थे वे सब झूठे थे। लेकिन अगर वो उन बहानों पर बहस करता तो शायद नरेटर उसे डांट कर भगा देता। इसलिए राम खिलावन उन बहानों को सच मान लेने का नाटक करता है। तो इससे होता ये है कि नरेटर खुद अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में फंस जाता है। बिल्कुल। और वो राम खिलावन को बाहर निकालने का कोई ठोस कारण दे नहीं पाता। मतलब वो अपनी डिठाई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और जाहिर है, जो इंसान आपके दफ्तर में इस तरह हावी हो सकता है, वो आपकी निजी जिंदगी में भी तो घुसपैठ करेगा ही। वो तो होना ही था। नरेटर उसे किसी धर्मशाला में ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन राम खिलावन दफ्तर के ही अतिथि गृह में रुकने की जिद पकड़ लेता है। और सिर्फ 4 दिन बाद वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर सीधे नरेटर के घर पहुंच जाता है। घर के अंदर? हाँ, और बहाना यह है कि उसे घर का खाना चाहिए और नरेटर की अमृतवाणी सुननी है। यहाँ से कहानी दफ्तर की 4 दीवारी से निकलकर व्यक्तिगत सीमाओं के पूरी तरह ध्वस्त होने के चरण में प्रवेश कर जाती है। ये नरेटर के लिए बहुत बड़ा मानसिक संघर्ष है। वो खुद स्वीकार करता है कि वो मुरव्वत वाला इंसान है। हाँ, ये मुरव्वत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो हमेशा दूसरों का लिहाज करता है, जो किसी के मुंह पर ना नहीं कह सकता। ये तो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है ना। मतलब हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान का रूप होता है। लेकिन क्या ये भावना आज के समय में हमारे लिए एक मानसिक बोझ नहीं बन गई है? बहुत बड़ा बोझ बन गई है। लोग अक्सर इसी डर से अपनी शांति भंग कर लेते हैं कि कहीं सामने वाला बुरा न मान जाए। और ये सिर्फ परंपरा की बात नहीं है, ये मध्यम वर्गीय सम्मान का, उस मिडिल क्लास रिस्पेक्टेबिलिटी का दबाव है। समाज में लोग क्या कहेंगे इसका डर। सही बात है। नरेटर इसी पिंजरे में कैद है। उसे लगता है कि अगर उसने इस मेहमान को घर से निकाल दिया तो वो एक बुरा इंसान कहलाएगा। और राम खिलावन, जो किसी भी सामाजिक नियम को नहीं मानता, वो इसी बात का फायदा उठाता है। क्योंकि शोषक हमेशा ये पहचान लेता है कि कौन व्यक्ति न कहने में कमजोर है। एकदम सही। और ये कमजोरी किस हद तक जा सकती है, इसका सबसे बेहतरीन और हास्यास्पद उदाहरण है वो ट्राम के पास वाला वाकया। राम खिलावन को घूमने जाना होता है तो वो रोज नरेटर के नाम का ट्राम का पास उससे मांग लेता है और नरेटर उसे दे भी देता है। और सिर्फ देता ही नहीं है, इसका जो आर्थिक और मानसिक नुकसान उसे उठाना पड़ता है वो इस पूरी स्थिति को और भी बेतुका बना देता है। क्योंकि पास राम खिलावन के पास है तो नरेटर को दफ्तर के काम से अपने कर्मचारियों को बाहर भेजने के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। पहले दिन 10 आने का नुकसान, दूसरे दिन 12 आने का। मुझे तो उस दृश्य को सोचकर ही हंसी आ रही है जहां नरेटर को अपना ही पास इस्तेमाल करने के लिए एक पूरी योजना बनानी पड़ती है। हाँ, वो छुप कर। बिल्कुल। वो दफ्तर के कर्मचारियों को चुपके से बाहर ले जाता है, एकांत में उन्हें अपना पास देता है और फिर उनसे वापस मांगता है। मतलब अपने ही दफ्तर में अपने ही पैसों से खरीदी गई चीज के लिए वो एक चोर की तरह व्यवहार कर रहा है। और यही वो बिंदु है जहां हमें ये समझना चाहिए कि सीधे टकराव से, कन्फ्रंटेशन से बचने की कीमत कितनी भारी हो सकती है।
नरेटर एक बार कड़ाई से रामखिलावन को पास देने से मना कर सकता था। हाँ, एक ना ही तो कहनी थी। पर वो उस छोटे से मानसिक तनाव से बचने के लिए हर रोज एक बहुत बड़ा मानसिक और आर्थिक तनाव झेलने को तैयार है। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो ऐसा ही करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं। किसी सहकर्मी की गलतियों को खुद सुधारते रहते हैं, बजाय इसके कि उसे एक बार कड़ाई से बता दें, सिर्फ इसलिए ताकि माहौल खराब न हो। हाँ। ये बहुत ही गहरी बात है। हम अपनी शांति बनाए रखने के चक्कर में दरअसल अपनी शांति ही खो रहे होते हैं। और ये पूरा नाटक रविवार के दिन अपने चरम पर पहुंच जाता है। रविवार वाला वाकया? हाँ, रामखेलावन कलकत्ता घूमने का प्लान बनाता है और जाने से पहले उसका नाश्ता देखिए। 4 टोस्ट, 6 टांग भर मक्खन, ढेर सारी पूड़ियां और 4 लंगड़ा आम। मतलब मुफ्त की चीज पर इंसान की भूख भी आम लोगों से 4 गुना हो जाती है। ये भी शोषण की उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब एक बार बाउंड्री टूट जाती है तो घुसपैठिया ये देखने की कोशिश करता है कि वो उसे और कितना पीछे धकेल सकता है। वो नरेटर के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस रविवार वाले दृश्य में एक और बहुत दिलचस्प बात होती है। नरेटर अपने नौकर भीखू से कहता है कि वो दिन भर यात्रा करने वाले 6 आने के 2 टिकट ले आए। पर रामखेलावन सिर्फ एक 6 आने का टिकट लेता है और अकेले ही निकल पड़ता है। हाँ। और यहीं से शुरू होता है नरेटर का वो अजीबो-गरीब मानसिक बदलाव। रात के 11 बज जाते हैं और रामखेलावन वापस नहीं आता। अब तार्किक रूप से तो नरेटर को खुश होना चाहिए था कि चलो एक मुसीबत गले से उतरी। सही बात है। लेकिन इसके उलट वो बेचैन हो उठता है। उसे चिंता होने लगती है कि कहीं रामखेलावन कलकत्ता की भीड़ में खो तो नहीं गया या किसी बस के नीचे तो नहीं आ गया। कुछ लोग इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कह सकते हैं, जहां आपको अपने ही शोषक से हमदर्दी हो जाती है। क्या ये वही है? स्टॉकहोम सिंड्रोम कहना यहाँ तकनीकी रूप से गलत होगा। अच्छा। स्टॉकहोम सिंड्रोम एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जहाँ व्यक्ति को सच में अपनी जान का खतरा होता है और बचने के लिए वो अपने अपहरणकर्ता से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। ओह, तो फिर ये क्या है? यहाँ स्थिति अलग है। इसे हम मनोविज्ञान में कंपल्सिव केयर गिविंग या थोपी गई जिम्मेदारी का बोझ कह सकते हैं। कंपल्सिव केयर गिविंग? हाँ, जब आप लगातार किसी की देखभाल करते हैं, चाहे मजबूरी में ही सही, तो आपका दिमाग एक आदत बना लेता है। नरेटर की जिंदगी रामखेलावन के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। अब जब वो अचानक गायब हो गया तो नरेटर को वो खालीपन और वो अचानक मिली शांति चुभने लगी। मतलब वो अपनी उस घुटन का इतना आदी हो गया था कि अब उसे आजादी से डर लग रहा था। बिल्कुल। और फिर रात के 3 बजे भवानीपुर थाने से फोन आता है कि रामखेलावन पुलिस हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि वो शराब पीकर नशे में धुत है। और यहाँ नरेटर की जो प्रतिक्रिया है वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक खुलासा है। कैसे? जब नरेटर को लगता है कि रामखेलावन ने शराब पी रखी है तो वो गुस्सा नहीं होता कि इस आदमी ने मेरी नाक कटवा दी, बल्कि वो खुद को कोसने लगता है। अरे! वो सोचता है कि अगर रामखेलावन जैसा आदमी कलकत्ता में आकर इतनी शराब पीकर आजादी से मजे कर सकता है तो मेरा ये संयमित, शरीफ और नियमों में बंधा हुआ जीवन तो पूरी तरह बेकार है। ये बात मुझे बहुत हैरान करती है। मतलब नरेटर कहीं ना कहीं रामखेलावन से जल रहा है। क्या वो इस बात से चिढ़ रहा है कि रामखेलावन को समाज की कोई परवाह नहीं है और वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा है? बिल्कुल। नरेटर असल में अपनी ही दबी हुई इच्छाओं को रामखेलावन में देख रहा है। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत से नियम, शिष्टाचार और लोग क्या कहेंगे के डर में फंसे रहते हैं। हाँ। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो इन सब चीजों की परवाह किए बिना जीता है तो हमें गुस्सा भी आता है और कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या भी होती है कि काश हम भी इतने बेपरवाह हो पाते। खैर, नरेटर थाने जाता है और 5 रुपए देकर रामखेलावन को छुड़ा लाता है और घर पहुंचकर जो राज खुलता है वो तो दिमाग घुमा देने वाला है। हाँ, वो सबसे मजेदार हिस्सा है। रामखेलावन रोते हुए कसम खाता है कि उसने शराब की एक बूंद भी नहीं पी है। पुलिस ने उसे शराबी क्यों समझा? क्योंकि उस 6 आने के टिकट ने उसकी हालत खराब कर दी थी। यह हिस्सा कहानी का सबसे हास्यास्पद लेकिन मानव स्वभाव का सबसे सटीक चित्रण है। रामखेलावन बताता है कि उसने उस एक टिकट से पूरे कलकत्ता का चक्कर लगाया। टालीगंज, बालीगंज, खिदिरपुर, पार्क सर्कस, सियालदा, हाई कोर्ट, उसने कोई कोना नहीं छोड़ा। और उसका गणित सुनिए, वो कहता है कि उसने 1 रुपया 12 आने का सफर कर लिया था। लेकिन रास्ते में उसने 2 आने का नाश्ता कर लिया तो उसे लगा कि उसका कुल खर्च 8 आने हो गया है। अब चूंकि 6 आने में वो लगभग 1.25 रुपए का सफर कर सकता है
तो 8 आने के हिसाब से उसे पूरे 2 रुपए का सफर वसूलना चाहिए। मतलब अपना ही पैसा वसूलने के चक्कर में वो और ज्यादा सफर करने निकल पड़ा। लोग अक्सर इसे संक कॉस्ट फैलेसी समझ लेते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से ये वो नहीं है। अच्छा, तो क्या है? संक कॉस्ट फैलेसी में इंसान किसी डूबते हुए निवेश में और पैसा लगाता है क्योंकि वो पहले ही खर्च कर चुका होता है। यहाँ रामखिलावन और पैसा नहीं लगा रहा है। इसे हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का एक जुनूनी या विकृत रूप कहेंगे, या फिर जीरो प्राइस इफेक्ट से जोड़कर देख सकते हैं। जीरो प्राइस इफेक्ट? हाँ, जब इंसान को कोई चीज मुफ्त या बहुत सस्ती मिलती है, जैसे कि पूरे दिन का पास, तो उसका दिमाग उस डील को पूरी तरह निचोड़ लेने की धुन में अपना ही असली नुकसान कर बैठता है। जैसे हम शादियों के बफे में देखते हैं, लोगों ने पैसे दिए होते हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ खाना है। पेट दर्द होने लगता है, तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी खाते रहते हैं क्योंकि पैसा वसूल करना है। बिल्कुल सही तुलना है। रामखिलावन यह भूल गया कि उसका प्राथमिक लक्ष्य कलकत्ता शहर घूमना और मजे करना था। टिकट सिर्फ एक माध्यम था। हाँ, लेकिन वो उस टिकट से अधिकतम मूल्य निकालने के लालच में इतना अंधा हो गया कि उसने रात के 11 बजे बेलगछिया की ट्राम पकड़ ली। और वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ट्रैम सेवा बंद हो चुकी है। जेब में एक पैसा नहीं है और उसे धर्मतल्ला जाना है, जो वहां से 5 मील दूर है। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली सजा। वो पैदल चलना शुरू करता है, भूख, प्यास और भयंकर थकान से टूटते हुए। जब तक वो आगे बढ़ता है, वो कुल 9 मील पैदल चल चुका होता है। अरे बाप रे, 9 मील? हाँ, उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि पैर लड़खड़ाने लगते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और जीभ लड़खड़ाने लगती है। और पुलिस वालों ने क्या देखा? एक आदमी जिसके कदम सीधे नहीं पड़ रहे, जो ठीक से बोल नहीं पा रहा, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से यही समझा कि ये आदमी नशे में धुत है। मतलब मुफ्त के सफर का लालच उसे थाने ले गया। ये हमें बताता है कि लालच और बेपरवाही का भी अपना एक नुकसान होता है। लेकिन क्या ये अनुभव रामखिलावन को बदल देता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, एकदम नहीं। क्योंकि जब अगले दिन नैरेटर उससे कहता है कि अब आपका अनुभव बहुत बुरा रहा, बेहतर होगा कि आप अपने घर वापस चले जाएं, तो रामखिलावन एक ऐसा बहाना बनाता है जो किसी भी आम इंसान का सिर चकरा दे। वो कहता है कि उसके मामा के ससुर के बहनोई, हाँ, जो कि एक टिकट कलेक्टर हैं, उसे मुफ्त में कलकत्ता लाए थे और वे 15 दिन बाद लौटेंगे, तभी वो उनके साथ वापस जाएगा। तो रिश्तों की ऐसी कड़ी जिसका हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं है। ये फिर से वही वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस है। वो जानता है कि ये बहाना बेतुका है और नरेटर भी जानता है कि ये बेतुका है। हाँ। लेकिन चूंकि नरेटर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके मुझे तुम्हारे बहानों से कोई मतलब नहीं, तुम अभी निकलो, इसलिए रामखिलावन वहीं टिका रहता है। और कहानी इसी बात पर खत्म होती है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी नरेटर का घर आबाद है, क्योंकि वो रहस्यमय रिश्तेदार अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। बिल्कुल। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमें क्या समझ आता है? ये सिर्फ एक अनचाहे मेहमान के बारे में हंसने की बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे हम खुद दूसरों को अपना फायदा उठाने की अनुमति देते हैं। हाँ, रामखिलावन की बेशर्मी तभी पनप पाती है जब उसे नैरेटर के संकोच की जमीन मिलती है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा जहरीला चक्र बनाते हैं, एक टॉक्सिक साइकिल, जहां शोषक और शोषित दोनों ही अपनी अपनी भूमिकाओं में फंस जाते हैं। बिल्कुल। हम सभी को अपनी जिंदगी में ये सीखना बहुत जरूरी है कि ना कैसे कहा जाए। आतिथ्य सत्कार और शराफत बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन जब तक हम अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं की बाउंड्रीज की रक्षा नहीं करेंगे, समाज में हमेशा कोई ना कोई रामखिलावन हमारी कुर्सी पर पैर पसारे बैठा मिलेगा। बहुत सही बात कही आपने। और जाते जाते एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जरा गहराई से सोचिएगा, क्या ये संभव है कि रामखिलावन असल में कोई बाहरी व्यक्ति या बिन बुलाया मेहमान हो ही ना? क्या मतलब? क्या ये हो सकता है कि वो नरेटर के या हम में से हर उस व्यक्ति के अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड की उस दबी हुई इच्छा का प्रतीक हो, जो समाज के नियमों से थक चुकी है, जो बिना किसी शर्म, संकोच या परवाह के पूरी आजादी से जीना चाहती है? ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? शायद हम रामखिलावन जैसे लोगों से इसलिए सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं क्योंकि हम खुद उनके जितने स्वतंत्र और बेपरवाह कभी नहीं हो सकते। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब कोई आपकी मेज पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचे, तो याद रखिएगा, अपनी बाउंड्री तय करना आपके ही हाथ में है।